सो हे गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एपीएससी ईओ सीरीज का फाइनल वीडियो, जिसमें कि हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट विषय देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पूरी सीरीज को मैं अगर टर्म करूं तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मैं मानूंगा इसे, ना केवल इन टर्म्स ऑफ व्यूज बल्कि जो कमेंट्स और जो लाइक्स आप लोगों ने दिए हैं, जो आप प्यार आप सबने शेयर किया है, उस सब के लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू करने से पहले। और मैं आशा करता हूं कि जो आपका एग्जाम कल होने वाला है उसके अंदर जो ये सीरीज है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और आके आप लोग मुझे अपना फीडबैक भी जरूर देना कि कैसा रहा आपका एग्जाम और कैसे आपको हेल्पफुल रही सीरीज की नहीं रही। तो मैं आशा करता हूँ सीरीज हेल्पफुल डेफिनेटली रहेगी आपको कल के एग्जाम्स में दोनों में, और मेरे को पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेगा। और अगर नहीं रहेगी तो कुछ इंपॉर्टेंट फीडबैक लेके अगले एग्जाम के लिए मैं इसमें से इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को अंत तक देखना, तब भी मन ना करे, तब भी आपको लगे नहीं करना है मेरे को सब्सक्राइब, मत करना। कल एग्जाम दे के आना, फिर अगर आपको पसंद आए, फिर आपको लगे हाँ कि हमने कुछ मेहनत की अब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करने में, तब आके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वही एक्चुअल रिवॉर्ड है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बहुत ही छोटा सा वीडियो रहने वाला है। आई थिंक अराउंड 1 आवर में हम सारा का सारा कवर कर लेंगे स्टैट्स का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर ये 2 टॉपिक और जो रह गए थे, एक कंप्यूटर्स में मैं 2-3 टॉपिक्स छोड़ गए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा 2-3 स्लाइड में। और लास्ट में एक इंश्योरेंस का टॉपिक रह गया है, उसमें हम 4-5 स्लाइड में सारा का कवर कर लेंगे। तो बहुत छोटा वीडियो रहेगा, 1 घंटे में ये सारा हो जाना चाहिए। तो जाने से पहले एक बार आप जरूर देख लेना ये पूरा वीडियो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं कवर करने वाले हैं। तो स्टैट्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं, डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ लोकेशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये तीनों जानेंगे। तीनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से इसमें मेजर्स होते हैं, वो सारे के सारे हम देखेंगे। फिर लास्ट में, फिर इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूं, उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसमें से करने हैं जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी मैंने इसमें ही इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि वो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का ही पार्ट मैंने मान लिया। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे, आपको कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको बता दूंगा। 4-5 क्वेश्चन है, बहुत आराम से मैं आपको सिखा दूंगा, आसान क्वेश्चन से, ज्यादा डिफिकल्ट पूछते ही नहीं है इसमें, ठीक है। फिर हम आएंगे कंप्यूटर, जैसे कि मैंने कहा कुछ टॉपिक रह गए थे। अगर पूरा वीडियो कंप्यूटर्स का अभी भी आपको रिवाइज करना है तो देख सकते हो, ऊपर लिंक फ्लैश कर होगा इस समय, तो उसमें जाके आप वो सारा का सारा देख सकते हो। कंप्यूटर्स का जो पूरा वीडियो है जिसमें हमने कवर किया सारा के सारा कंप्यूटर्स, ठीक है। इसमें प्लग एंड प्ले डिवाइसेस पूछा गया था, वेब ब्राउजर, हॉट स्वैपिंग क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप्स क्या होता है, ये कुछ रह गए हैं। और कुछ मैं आपके साथ एक्रोनिम्स भी शेयर करूंगा, फुल फॉर्म्स जिसे आप कहते हो। तो ये 5 टॉपिक मैं कंप्यूटर्स में आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। और इंश्योरेंस के हम 3 टॉपिक ये देखने वाले हैं, प्राइवेट वर्सेज सोशल इंश्योरेंस, लाइफ वर्सेज जनरल इंश्योरेंस, फिक्स्ड बेनिफिट और फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन स्कीम्स, ये क्या होती हैं। तो ये सारा का सारा प्लान है मेरा इस वीडियो के अंदर, जो कि हम मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे के अंदर सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के साथ शुरू कर लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले आता है डेटा टाइप्स, डेटा के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो डेटा 2 तरीके का है बेसिकली, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल, ठीक है। और इसके अंदर भी फर्दर डिफरेंस है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस होते हैं न्यूमेरिकल टाइप्स के डेटा, और ऑर्डिनल और नॉमिनल होते हैं कैटेगोरिकल के। अब ये होते क्या है, ये एक एक करके हम देख लेते हैं। बहुत आसान है, नाम से आपको डिफिकल्ट लग रहा है बहुत आसान समझने में, ठीक है। तो हिंदी माध्यम वाले छात्र भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं इससे, यहाँ से, ठीक है। तो डेटा के टाइप सबसे पहले हमने देखा न्यूमेरिकल डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा होता है और कैटेगोरिकल होता है। तो न्यूमेरिकल डेटा वो होता है क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं डेटा को, वो होता है क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा में भी 2 तरीके थे, डिस्क्रीट डेटा कि मंथ्स कितने होते हैं, 12, ठीक है। काउंटेबल, समथिंग दैट इज काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मंथ्स 12, नंबर ऑफ डेज काउंट कर सकते हैं, ईयर्स को काउंट कर सकते हैं। तो इसको होल नंबर्स के अंदर हम काउंट कर सकते हैं, वो है डिस्क्रीट डेटा। और फिर आता है कॉन्टिन्यूस डेटा, जिसमें कि पॉइंट डेसिमल की वैल्यू भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो डिस्क्रीट डेटा में होल नंबर्स, और इसमें फ्रैक्शनल नंबर भी और डेसिमल नंबर भी कंटिन्यूस डेटा में होते हैं। और ये 2 तरीके के न्यूमेरिकल डेटा होता है। ज्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डेटा टाइप्स आप छोड़ सकते हो, इसमें से पूछा नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। मैं बेसिक डेफिनेशन ही आपको समझा रहा हूँ कि क्या है बहुत आसान। न्यूमेरिकल डेटा मतलब जो कि क्वांटिटेटिव डेटा है, 2 तरीके के, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटी से डेटा होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है।
तो न्यूमेरिकल डेटा होता है क्वांटिटेटिव, जो नंबर्स में एक्सप्रेस हो सकता है, जिसको काउंट कर सकते हैं और जिसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रीट डेटा होता है काउंटेबल्स यानी होल नंबर्स, और कॉन्टिन्यूस डेटा होता है डेसिमल और फ्रैक्शंस। ठीक, फिर आता है कैटेगोरिकल डेटा। तो कैटेगोरिकल डेटा होता है क्वालिटेटिव डेटा, ये वो होता है क्वांटिटेटिव, ये होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, तो दीज आर लेबल्स दैट आर यूज्ड टू क्लासिफाई ए सेट ऑफ डेटा इनटू ग्रुप्स। तो लेबल दे देते हैं हम। ठीक है, कि जैसे अगर शेयर्स हैं तो रिलायंस है जैसे, या टाटा का कोई शेयर है, तो ये इनका ग्रुप हम मान लेते हैं, दीज आर इक्विटीज। ठीक है, तो जो इक्विटीज है ये कैटेगरी होगी, तो बेसिकली कैटेगरी में डिफाइन कर देते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड की, ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी हो गई। बॉन्ड्स हैं तो ये सब कैटेगरीज टाइप हो गए। ठीक है ना, तो जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स होगी कैटेगरीज के अंदर, कौन कौन से स्पोर्ट्स आ जाएंगे, क्रिकेट, फुटबॉल। तो ये सारे कैटेगोरिकल डाटा के टाइप्स हैं, न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, जो बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटी के बेसिस पे इनको लेबल्स दिए जाते हैं। फिर इसमें भी दो तरीके के होते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल क्या होता है, लेबल्स दैट कांट बी प्लेस्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, जिनको लॉजिकल ऑर्डर में प्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे इक्विटी एक कैटेगरी है, एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, तो इनको आपस में रिलेशनशिप क्या है, मतलब इनको लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है, तो ये नॉमिनल डेटा हो गया। ठीक है, और अगला होगा ऑर्डिनल, जिनके बीच में हम रैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, कि कोई फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो इनकी रैंकिंग हो सकती है आपस में। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर से उसको अरेंज कर सकते हो आप, ऐसे याद कर लो। नॉमिनल मतलब उनके अंदर ऑर्डर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर्स हो सकते हैं, बस यही डिफरेंस है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है हम वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पे कर सकते हैं, कैटेगोरिकल डेटा पे नहीं कर सकते। तो ये सिंपल थे डेटा टाइप्स। अब डेटा एक और तरीके से क्लासिफाई हम कर सकते हैं, टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल। टाइम सीरीज डेटा होता है कि जैसे जो टाइम के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चले, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चले। जैसे बैलेंस शीट्स की, अकाउंट्स की वीडियो में हमने देखा था ना, टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल। तो टाइम सीरीज क्या था कि भाई पहले क्वार्टर का डेटा आ गया, या जीडीपी का, अब कर लो, पहले क्वार्टर का जीडीपी आ गया, क्वार्टर टू का जीडीपी आ गया, क्वार्टर थ्री का आ गया, क्वार्टर फोर का आ गया, फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में भी ऐसी। तो ये टाइम सीरीज है, टाइम के हिसाब से डेटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइम सीरीज। और क्रॉस सेक्शनल क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो बाकी डेटा कैसा, मतलब जैसे ये सपोज करो इंडिया का डेटा है जीडीपी का, क्वार्टर वन टू थ्री, ऐसे यूएस का है, यूके का है, यूरोप का है, तो ये एट Q1, ये सब इनका भी अपना अपना होगा ना डेटा जीडीपी का, ऐसे ही। ठीक है ना, इनका भी होगा। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम क्वार्टर वन में क्या है, तो ये क्रॉस सेक्शनल डेटा हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल हो गया, मतलब दो अलग अलग कैटेगरीज को कंपेयर कर रहे हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल डेटा। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जिसके अंदर स्ट्रक्चर है, जिसका स्केलेटन है, ये भी हमने अकाउंट्स में देखा था। जैसे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, या टैबुलर डेटा है, कोई टेबल्स बना रखे हैं हमने, तो ये सब एग्जांपल्स होते हैं स्ट्रक्चर के, इनका डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, यानी स्प्रेडशीट्स हो गई, मॉडल्स हो गए, तो ये सब स्ट्रक्चर में हमने डाल रखा है डेटा प्रॉपर। ठीक है, जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड होता है जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती, ये भी हमने उसमें देखा था अकाउंट्स वाली वीडियो में। कैसे होते हैं ये, सोशल मीडिया का अगर कोई आपने पोस्ट करी है, ठीक है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस होता है बैलेंस शीट में, तो ये सब एग्जांपल होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। ये का फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, अपनी मर्जी से आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो इसे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा इनको एनालाइज करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो ये है डेटा टाइप्स बेसिकली। ठीक है, अब आते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, सेकंड टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिंपल आपको पता ही होगा कि टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा दैट एनालिसिस ऑफ लार्ज डेटा सेट। लार्ज डेटा सेट को कंसाइज इंफॉर्मेशन में हम अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसमें बेसिकली ऐसा कुछ टेबल दिखता है ना, इंटरवल्स बना लेते हैं हम, इक्वल इक्वल होते हैं ये इंटरवल्स। ठीक है ना, तो ऐसा जैसे ये मैंने बना रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो डेटा मेरे पास सपोज करो ऐसे होगा 50, 20, 15, 18, ऐसे कुछ करके बहुत सारा डेटा होगा। 50, इसमें टोटल मैंने 50 लिए हैं, तो 50 ऐसे कुछ डेटा होंगे। इसमें हाईएस्ट वैल्यू 50 है और लोएस्ट वैल्यू है मेरी 0। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ इंटरवल को इक्वल इंटरवल्स में। तो इसमें मैंने 5 इंटरवल में बनाया, तो 0 to 5, 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, और इसमें फ्रीक्वेंसी फिर हम वो काउंट कर लेते हैं कि कितना डेटा इस रेंज के अंदर आता है, मेरा कितना डेटा इस इंटरवल के अंदर फॉल करता है, तो वो हो जाती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो ये मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए लिया, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है।
ठीक है ना। और ऐसे हम वो कैलकुलेट करते हैं ना, वो ऐसे 4 लाइन करके क्रॉस ऐसे, तो ऐसे वो काउंटिंग करते हैं, वो आप छोड़ दो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है बेसिकली। इंटरवल विच हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल इंटरवल। तो मॉडल इंटरवल पूछ सकते हैं क्या होगा, तो मॉडल इंटरवल इस केस में क्या होगा, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है, 15 में। तो मॉडल इंटरवल हो गया 10 से 20। ठीक है, मोड होता है सबसे ज्यादा जिसमें होती है फ्रीक्वेंसी। Relative frequency is calculated by dividing absolute frequency of each interval by total number of observation। ठीक है, ये दिखा देता हूँ अगले स्लाइड में कैसे होता है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, समिंग अप टू एब्सोल्यूट और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू अ गिवन इंटरवल। ये भी देख लेते हैं। तो यही डेटा सेम जो हमने पिछले एग्जांपल में लिया है, ठीक है ना। टोटल 50 ऑब्जर्वेशन है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन 50 है। ऐसे कुछ टेबल बनाया है। तो क्यूमुलेटिव डेटा क्या कहता है, जिस इंटरवल के बारे में बात हो रही है वहां तक का सारा टोटल कर लेना है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 0 to 10, ऊपर तो कुछ है नहीं इसके, तो 5 ही आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस इंटरवल की बात हो रही है 10 to 20, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कहां तक की लेनी है मेरे को, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी प्लस इसके ऊपर जितनी है। तो इसके ऊपर एक ही है 5, तो 5 + 4 15, 15 + 5 20। अब इस इंटरवल की बात होगी तो एक तो अपने आप को लेना है इंटरवल को, प्लस इससे पीछे वाले सारे। तो 12 + 15 + 5 या 12 + 20 सीधा 32। ऐसे ही 30 to 40 वाले में क्या है, इसको खुद भी लेना और पीछे वाले भी ऐड करने हैं। तो 10 + 32 कर लो या यहां से कर लो, तो 42। तो लास्ट में ऐसे ऐड करके आ जाती है, हमारा एन ही आ जाता है 50। टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है, टैली करनी चाहिए आपकी दोनों। तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो सही है। ये होगी क्यूमुलेटिव। अब होती है रिलेटिव। रिलेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, जैसे ये अपनी फ्रीक्वेंसी जो इंटरवल की है, डिवाइडेड बाय द टोटल। तो टोटल क्या है 50। तो हर ये वाली जो लाइन है इसको इंडिविजुअली 50 से डिवाइड कर लो। 5 / 50, 15 / 50, 12 / 50, 10 / 50 और 8 / 50, जो भी वैल्यू आएगी वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा, क्यूमुलेटिव कर दूंगा रिलेटिव की, तो वो हो जाएगी क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये क्यूमुलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है और ये ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हर बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ लोकेशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन सबसे पहला होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, या एवरेज आप जो सिंपल बोलते हो। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपल है, कोई भी डेटा सेट आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कितनी भी ऑब्जर्वेशन है, सपोज करो 5 नंबर दिए हुए हैं, 5, 10, 20, 25 और 50, ऐसे 5 नंबर दिए हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी, पहले तो आपको मतलब समझना है सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है। तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब है कि इसका जो मिडल पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली डेटा का, वो कहाँ लाई करता है, अप्रोक्सीमेटली मिडल पॉइंट क्या है जो डेटा को डिफाइन करता है। ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो पहला उसमें से है मीन, या अर्थमेटिक मीन या एवरेज बोल देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सिंपल है, इन सबको ऐड करो, जो भी टोटल आए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सबको ऐड करो डेटा को, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। तो सिंपल एवरेज जिसको आप बोलते हो, जैसे मार्क्स आते हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट में, तो उनकी एवरेज निकालते हो ना कि कितनी आपकी परसेंटेज बनी। तो वैसे ही ये एवरेज है, एक सिंपल एवरेज। ऐसी होती है वेटेड एवरेज। इसमें क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी को वेट्स दे देते हैं अब उनकी वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो वेट्स जो होते हैं W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 X3, ऐसे करते हैं हम कैलकुलेट वेटेड एवरेज। ठीक है, तो और जो वेट्स का सम होता है, जो इंडिविजुअल वेट्स हैं इनका सम होता है 1। तो ये वेटेड एवरेज हो गई सिंपल सी। ठीक है, मीडियन होता है अगला सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर। तो मीडियन क्या कहता है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द डेटा सेट विच इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये डेटा मेरा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर डेटा नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, तो उसको उस हिसाब से हम अरेंज करते हैं पहले। फिर उसके बाद क्या कहता है, उसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5, तो मिड पॉइंट है ये, तो 20 मेरा हो जाएगा, इसमें मीडियन हो जाएगा। ठीक है, gives in case of outliers, median gives a better measure of central tendency than b। ठीक है, तो अब इस केस में, अब ये जो अगर मैं मान लू ये 50 की जगह 500 होती वैल्यू, ठीक है, तो एवरेज जो आती ना मेरी बहुत ज्यादा हाई हो जाती। तो वो एक्यूरेट मेजर नहीं होती सेंट्रल टेंडेंसी का, क्योंकि ये जो 500 है ये बहुत बढ़िया एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ डेटा। तो 500 जो होता है उसको हम बोलते हैं आउटलायर्स।
ठीक है, तो इसका इफेक्ट एवरेज पे बहुत ज्यादा पड़ जाता है, तो इसको रिमूव करने के लिए और सेम डेटा रहेगा, तो इस केस में मेरा मीडियन 20 ही रहेगा, चाहे ये 50 हो या 500 हो। तो 20 इज अ बेटर सेंटर टेंडेंसी मेजर देन द मीन इन केस ऑफ, किस केस में, जब आउटलायर्स प्रेजेंट हो डेटा में। तो ये लाइन कह रही है। ठीक है, तो ऑड ऑब्जर्वेशन होंगी, जैसे पिछले केस में 5 थी ऑब्जर्वेशन, तो उसका मीडियन कैसे निकालेंगे, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी आप अरेंज कर लो, और ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन है तो इसको क्या करेंगे, सिंपली इसकी मिडल वैल्यू होती है, मिडल वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लो, तो आ गया 2.5, इसको राउंड करो तो 3, तो 3 इसकी मिडल वैल्यू हो गई। ठीक है ना, जैसे 11 होगा तो मिडल वैल्यू क्या होगी, 6, सिक्स टर्म जो होगी वो हो जाएगी। और अगर इवन है, इवन है तो मिडल में 2 आ जाएंगी। ठीक है ना, सपोज करो डेटा में 6 है, तो क्या डेटा था, 5, 10, 15, 20, 50, ये 5 थी, और इसके अंदर उसके बाद मैं एक और ऐड कर देता हूँ 60, तो अब ये 6 टर्म्स होंगी, तो मिडल वैल्यू तो ये दोनों होंगी, तो इन दोनों का एवरेज कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 17.5 हो जाएगा मेरा मीडियन। तो मिडल टू वैल्यूज का एवरेज हो जाता है मीडियन, अगर इवन टर्म्स हो तो। अगला मोड, मोड मतलब वैल्यू दैट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली, जो सबसे ज्यादा बारी आ रही है डेटा में, तो वो हो जाती है मोड। तो डेटा सपोज करो 1, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 8, 1, 2, 1। तो इस केस में देखो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी, 5 आ रहा है 3 बारी, एक लेकिन कितनी बारी आ रहा है, एक, 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 4 बारी एक आ रहा है, तो मेरा इसमें मोड हो जाएगा 1, जो सबसे ज्यादा वैल्यू वैल्यू ज्यादा आएगी वो। तो डेटा में है वन और मोर देन वन मोड। ठीक है ना, फिर है यूनिमोडल डेटा और बाई मोडल डाटा और ट्राई मोडल डाटा, ऐसे भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं। तो अगर इस केस में सपोज करो एक और टर्म होती 5, तो 5 भी 4 बार ही आ जाता मेरा, और एक भी 4 बार ही आ गया, तो दोनों ही ये बाई मोडल डेटा हो गया, मतलब दो मोड्स हैं इसके, एक 1 और एक 5। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल टर्म्स हैं ये, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन पे। अभी हमने पढ़ा अर्थमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन और एक होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बता देता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल है, जो भी आपके पास नंबर है, सपोज करो 5, 25, 30, ये 3 है, तो अर्थमेटिक मीन में तो आप इनका सम करके डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ज्योमेट्रिक मीन में अंडर रूट एन, nth रूट निकालेंगे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इट इज nth रूट, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को और इसको 1/n कर दो, तो n इस केस में 3 है, तो ये अगर इन 3 नंबर का देखेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 5 × 25 × 30, ये मेरा ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा इसके। ठीक, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन में क्या होता है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन सिग्मा 1/xi। तो इसका मतलब क्या है कि हार्मोनिक मीन अगर इन 3 नंबर का लेना है मेरे को, तो इन 3 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा, n क्या, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 3 अपॉन 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/30, तो ये हो जाता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन का सिंपल फॉर्मूला है, अगर 4 टर्म्स हो जाएंगी तो 4 अपॉन में कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मीन ऐसे निकालते हैं। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, और ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM, हार्मोनिक मीन। तो सबसे छोटा जो होता है इसमें हार्मोनिक मीन होता है, किन्हीं भी 3 नंबर का या किन्हीं भी 4 नंबर का, सेम सेट ऑफ नंबर्स में अर्थमेटिक मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, फिर ज्योमेट्रिक मीन आएगी, फिर हार्मोनिक मीन आएगी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है बीच में, ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जब मीन्स की बात हो ही रही है तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊंगा। ठीक है ना, इसमें 2 ही 3 चीजें याद रखनी है, पहले तो ये होता क्या है और इसका सम क्या होता है, nth टर्म क्या होती है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन होता है एक सीरीज जिसमें कोई रिलेशन हो आपस में। ठीक है, तो अर्थमेटिक में क्या कहते हैं कि पहला जो 2 टर्म्स है ना नंबर की, उनके बीच में डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो पहला सपोज करो ऐसी लिस्ट है,
ठीक है, तो ऐसे चार ये नंबर्स हैं, तो इन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना। तो कैसे, तो इसमें इसमें क्या है, जो डिफरेंस है दोनों टर्म्स के बीच में, पहली जो एडजेसेंट टर्म्स हैं वो इक्वल है, ठीक है। तो क्या पांच में और एक में चार का डिफरेंस है, इसमें भी चार का डिफरेंस है, इसमें भी चार का, इसमें भी चार का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इस केस में क्या है, फोर, वैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ठीक है। और फर्स्ट नंबर को हम बोल देते हैं ए, फर्स्ट नंबर होता है ए, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मेरे को nth नंबर निकालना है सीरीज में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो nth नंबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको याद रखना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म होती है वो होती है ए प्लस n-1 इंटू डी। अब करके देख लेते हैं हम। अगर मेरे को फोर्थ टर्म भी निकालनी है, 1 2 3 4, ये 13 आनी चाहिए, तो ए क्या हो गया मेरा 1 प्लस, फोर्थ टर्म निकालनी है तो एन क्या हो गया 4-1 इंटू 4, डी कॉमन डिफरेंस है 4, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 3 इंटू 4 12 विच इज इक्वल टू 13, तो 13 आ गई। तो nth टर्म का फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, nth टर्म। ऐसे ही इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स इन जीपी, सॉरी एपी, सारी टर्म्स का सम क्या है पूरे इसमें, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है इसका, कि सारी टर्म्स का फॉर्मूला सम क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको करके देख लेते हैं कि सम क्या आ रहा है, देख लेते हैं। n कितना है, पांच टर्म्स है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2, और 2 इंटू 1 प्लस n कितना है 5, तो 4 इंटू 4 16, तो ये क्या आया मेरा 16, और 2 18, 5/2 इंटू 18, तो ये होगा 9, 45 आ रहा है क्या, 5, 1 प्लस 5 6, 15, 15 और 28 और 17 45, तो ये सम ऑफ ये होता है। तो इसको ऐसे और कैसे लिख सकते हैं हम सम को, n/2 इंटू, अभी ए प्लस n-1 इंटू डी, सिंपली मैंने 2a को ए अलग अलग लिख दिया, ठीक है। तो ए मेरी हो गई फर्स्ट टर्म, और ये मेरी हो गई nth टर्म या लास्ट टर्म, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड इंटू एन माइनस, तो ऐसे भी लिख सकते हैं सम को, सम इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट दे रखी है तो अब तब भी आप सम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली था अर्थमेटिक मीन का एक ब्रीफ। अब देख लेते हैं दूसरा, जो हमने देखा है पहले अर्थमेटिक मीन देखा है, तो अब हम देख लेंगे ज्योमेट्रिक मीन का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, जो डिवाइड कर देते हैं ना पहली और दूसरी टर्म को या एडजेसेंट टर्म को, उनका रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो एक टीम अगर ए है, अगली टर्म है ए आर, ये होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ऐसी ए आर एन। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ठीक है ना। तो इसका सिंपल फॉर्मुलेज हम मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान से फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। ये इसका, तो nth टर्म निकालनी है मुझे, तो nth टर्म क्या होगी, a इंटू आर टू दावर n-1, ठीक है ना। ये होगी मेरी nth टर्म इसके अंदर। और इसके अंदर सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, जैसे सम हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का निकाला, तो इसमें सम क्या होगा हमारा, इसमें सम होगा a इंटू आर टू दावर n-1 डिवाइडेड बाय आर माइनस, ये होता है सम ऑफ, जिसमें कि n टर्म्स है। और अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो क्या सम होगा, a अपॉन 1 माइनस आर। ये इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, अगर बहुत सारी टर्म्स है, क्या इनफाइनाइट जीपी है, तो a अपॉन 1 माइनस आर है, ठीक है ना। तो ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो r को मैं 2 मान लेता हूँ, a को मान लेता हूँ 1, तो क्या जीपी बनती है मेरी, तो पहले a तो 1 ही हो गया, दूसरा हो गया 2, तीसरी टर्म क्या हो गई 4, फिर क्या हो गई 8, ऐसे बन गई मेरी टर्म, ठीक है ना। तो इस केस में a हो गया मेरा 1, कॉमन रेशियो हो गया 2, तो ये हो गया मेरा nth टर्म निकालनी है, तो मेरे को a इंटू आर टू दावर n-1, सपोज करो मेरे को फिफ्थ टर्म निकालनी है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी इसकी, ठीक है ना। तो क्या होगी नेक्स्ट टर्म, 1 इंटू 2 टू दावर 4 विच इज इक्वल टू 16, तो नेक्स्ट हो गई मेरी 16।
तो ये था बेसिक एपी और जीपी का, मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे मेजर्स ऑफ लोकेशन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मेजर्स ऑफ लोकेशन क्या होते हैं वो देख लेंगे अब हम, ठीक है। तो पहला होता है क्वांटाइल। तो बेसिकली क्वांटाइल क्या है, इट इज अ टर्म फॉर वैल्यू एट और विच बिलो अ स्टेटेड प्रोपोर्शन ऑफ द डेटा इन अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइज। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा परसेंटाइल होता है ना, एक डेसाइल होता है, क्वार्टाइल होता है। तो कितना परसेंट डेटा सेट में उससे पॉइंट से नीचे रहता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल मतलब कि 25 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया मैंने डेटा को, तो 25% के नीचे कितना डेटा है, 50% के नीचे कितना डेटा है, तो 75% के नीचे कितना डेटा है। तो मैंने डेटा को 4 भाग में डिवाइड कर दिया और इसके अंदर मैंने कहा है कि कितना परसेंट डेटा नीचे डिफाइन होता है। तो ये मेरा डेटा की लोकेशन बताता है, ठीक है। 50, 20, ऐसे ही 75 और 100। फिर आता है क्विंटाइल, मतलब मैंने डेटा को 1/5 में डिवाइड कर दिया है। 20%, 40%, 60%, 80% और 100%। तो इसके नीचे कितना डेटा है इंडिविजुअली। तो फर्स्ट क्विंटाइल होगा तो 20% डेटा, सेकंड क्विंटाइल होगा तो 40% डेटा। ऐसे हम डिफाइन करते हैं इसको। ऐसे ही डेसाइल होता है 1/10। तो 10th में डिवाइड कर दिया, 10%, 20%, 30%। तो 30% मेरा क्या होता है, थर्ड डिसाइल बोलते हैं उसे। फिर होती है परसेंटाइल। तो कितने परसेंटाइल डेटा, तो आपने परसेंटाइल रैंकिंग में सुना होगा, कैट में परसेंटाइल आती है। तो 1%, तो डेटा को मैंने 1%, 2%, 3%, तो 90 परसेंटाइल बोलते हैं। तो मतलब कि 90% लोग मुझसे नीचे हैं और 10% ऊपर हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं हम परसेंटाइल को। तो ये क्वांटाइल जो होता है मेजर ऑफ लोकेशन होता है, ठीक है ना। और डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये आपको याद रखना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड द, यानी 75th परसेंटाइल वाला डेटा माइनस 25 परसेंटाइल वाला डेटा इज कॉल्ड द इंटर क्वार्टाइल रेंज। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन क्या होते हैं, इट इज क्वार्टाइल्स प्लस जो हमने पहले पढ़े मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इनको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ लोकेशन, ठीक है ना। अब हम देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो डिस्पर्जन क्या है कि जो सेंट्रल डेटा हमने ढूंढा है, जो मीन ढूंढा है, मीडियन ढूंढा है, उसके अराउंड बाकी डेटा कहाँ पे लाई करता है, किस रेंज के अंदर बाकी डेटा लाई करता है, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। कितना मिडल वैल्यू से कितना डिफरेंस है सबका, ठीक है। तो यही आपको समझना है इसके अंदर। तो रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो फिर डेटा सेट ले लेते हैं, 5, 10, 15, 25, 40, 50। तो ऐसे मैंने ये 6 डेटा सेट ले लिए। तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम। तो रेंज क्या है, 50 और 5 के बीच में जो है ये रेंज हो गई मेरी 45। तो रेंज होगी 45। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस हो गया रेंज। फिर होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो इसका पहले हम मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का मीन निकालते हैं हम पहले डेटे का। तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, सम कर देंगे 50 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 90 और ये हो गया 40, 130, 140 हो गया। तो 140 और ये 5 भी 145, 145 डिवाइडेड बाई 6, ये मेरा इसका मीन हो गया जो भी आएगा ये, ठीक है ना। 2 और 24 पॉइंट समथिंग आएगा जो भी। तो इसके अराउंड मेरा डेटा, बाकी जो डेटा है वो कितना डिफरेंस है मीन के अराउंड, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। तो ये है इसका। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का होता ही है। तो पहले मीन निकाल लिया, फिर हर का इंडिविजुअली डिफरेंस निकालेंगे इससे और सम करके उसका टोटल कर देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ऐसी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। तो इसका अंडर रूट, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। फॉर्मुलेज ही हैं यार, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, बस यही इसमें से याद रख लो। अगर वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं, तो वेरिएंस आ जाता है हमारा, ठीक है ना। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और वेरिएंस दे रखा है तो इसका अंडर रूट कर देंगे। तो ये रिलेशन होता है बेसिकली इसके और इसके बीच में। अगला देख लेते हैं। तो अगला क्या है, मेजर और डिस्पर्शन, रिलेटिव वेरिएशन कहते हैं। पहले वाले जो हमने पढ़े हैं वो एब्सोल्यूट वेरिएशन है, ये रिलेटिव वेरिएशन है। तो रिलेटिव वेरिएशन होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने पीछे निकाली डिवाइडेड बाय द एवरेज वैल्यू, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं इसे। तो ये एब्सोल्यूट वेरिएशन का एक टाइप है, एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव डिस्पर्जन का ये एक टाइप है, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ऐसे होता है टारगेट डाउनवर्ड और टारगेट सेमी डेविएशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। इसमें सिर्फ हम एक साइड के लेते हैं कि नीचे वाले से कितना वेरिएशन है डेटा का, वही लेते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है।
तो हमने इसमें डेटा लिया 5, 10, 15, 25, ठीक है, ऐसे एक और ले लेते हैं 50, ऐसे डेटा ले लेते हैं। तो पहले तो हम इसका मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे? पहले सम करेंगे इसका, कितना है 75, 90, 100, 105, और टोटल आइटम्स कितनी है 5। तो इसका आ गया हमारा मीन, आ गया हमारा 21। ठीक है, आई होप ये सही हो, मैं अभी कर रहा हूँ कैलकुलेशन साथ साथ ही। तो 70, 90, 100, 105, यहाँ पर 21 आ गया हमारा इसमें मीन। ठीक है, नंबर ऑफ से डिवाइड कर दिया। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या कह रहा है? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कह रहा है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स का मॉडुलस डिवाइडेड बाय एन। तो 5 माइनस 21, 10 माइनस 21, 15 माइनस 21, 25 माइनस 21 और 50 माइनस 21, इन सब का मॉड करेंगे पहले, मॉडुलस लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 16 प्लस का, ये हो गया 11, ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 29। इन सबको ऐड करके ये हो गया 27, 33, 37, 37 और 29, ये हो गया 66। तो 66 डिवाइडेड बाय 5 ये हो गया मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हो गया, जो कि हो गया 1 and 3, 13 पॉइंट समथिंग। तो ये मेरा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हो गया। अब इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो क्या करना है हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में? यही एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देना है बस यहाँ पे, और इसको डिवाइड कर देना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो भी वैल्यूज आएंगी डिवाइडेड बाय एन। ये हो गया मेरा वेरिएंस, सॉरी ये हो गया वेरिएंस, और इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बेसिक इसका एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या होता है। और जो लास्ट में हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसमें क्या होगा, सिंपल हम डिवाइड कर देंगे उसको, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ आएगी उसको 21 से डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। बाकी अगर और एग्जांपल टाइम होता तो मैं आपको और एग्जांपल के साथ इसको और क्लियर कर देता, पर आप थोड़े से मैं आपको पिछले साल के पेपर के जो वो हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टैट से, वो दिखा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डेविएशन। तो एब्सोल्यूट मेजर कौन सा नहीं है? रेंज एब्सोल्यूट मेजर है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये जो है मैं तो नहीं है, और कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन वेरिएशन जो है ये रिलेटिव वेरिएशन का मैथ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। तो फोर क्वांटिटीज आर सच दैट देयर अर्थमेटिक मीन इज द सेम एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट थ्री क्वांटिटीज, द फोर्थ क्वांटिटी इज। तो ये सिंपल सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि पहला कह रहा है वो कि चार क्वांटिटीज हैं, सपोज करो ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, चार क्वांटिटीज हैं, इनका अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ये होगा। ये किसके बराबर है? फर्स्ट थ्री क्वांटिटीज के मीन के। तो ए प्लस बी प्लस सी का मीन के बराबर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? फोर्थ क्वांटिटी निकालनी है, तो इक्वेशन को सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, तो 3a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 4a प्लस प्लस 3d, सॉरी। और फिर ये क्या हो गया 4a प्लस 4b प्लस 4c। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इनको इधर ले जाएंगे सारी टर्म्स को, तो 3d इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, या d क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 3। तो फोर्थ टर्म क्या है? इट इज अ मीन, ये मीन ही तो है, मीन ऑफ द या अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट थ्री क्वांटिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर अगला, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 30 बॉयज इन अ क्लास एंड देयर रिस्पेक्टिव एवरेज मार्क्स आर फाउंड टू बी 55 एंड 58। एवरेज मार्क्स ऑफ एंटायर क्लास क्या होंगे? तो 20 लड़कियां हैं, बॉयज कितने हैं 30, इनका एवरेज स्कोर कितना है 55, इनका एवरेज स्कोर है 58। तो टोटल मार्क्स इन 20 लड़कियों के कितने होंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया मेरा 1100। ठीक है ना, और ये क्या होगा 30 × 58, ये बॉयज के एवरेज मार्क्स कितने हो जाएंगे 1740, और टोटल मार्क्स सारे बच्चों के कितने हो गए? इन दोनों को प्लस कर देंगे हम। ठीक है ना, तो 2760, और टोटल बच्चे कितने हो गए 20 गर्ल्स 30 बॉयज, तो टोटल डिवाइड बाय 50। सो दिस विल बी इक्वल टू 56.8, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा, बिल्कुल सिंपल मीन के एवरेजेस के क्वेश्चन है ये। देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, नंबर्स A1 A2 A3 A4 A5 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहला नंबर हो गया हमारा A, दूसरा क्या A प्लस डी, ऐसे करते करते 24 नंबर है, तो A प्लस n-1 यानी 23D, ऐसे 24 नंबर हो गए। और क्या कह रहा है A1 A5 A, ऐसे इनका सम करेंगे तो 225 आ रहा है। तो पहली टर्म क्या है A,
A5 क्या होगी, A प्लस 4D, ये मेरी होगी फिफ्थ टर्म। ऐसे ही A प्लस 9D होगी मेरी 10th टर्म, प्लस 20th टर्म क्या होगी, A प्लस 19D हो गई, प्लस 24th टर्म क्या होगी, A प्लस 23D हो गई। इसका सम 225 है, ये कह रहा है। तो ये क्या बनी इक्वेशन मेरी, 6A प्लस 69D इज इक्वल टू 225। ठीक है, अब मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो गया 2A प्लस 23D इज इक्वल टू 225। ये बन गई इक्वेशन। अब क्या कह रहे हैं, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ सारी टर्म्स का सम। तो सम का, सारी टर्म का सम क्या होता है हमें पता है, n बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2A इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या है, n कितने हमारे 24 टर्म है, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 23D। तो 2A प्लस 23D यहां से क्या आ गया, 225/3। तो इसमें डाल देता हूं मैं, ये हो गया 12। तो 12 इंटू 225/3, तो ये मेरा आंसर हो गया 928। ठीक है, आसान है, इक्वेशन बेस्ड है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर आपको फॉर्मेट पता होगा तो आप कर लोगे इसे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इन केस ऑफ इन ए रेस 4 विनर्स आर टू बी अवॉर्डेड पॉइंट, ईच विनर मस्ट बी अवॉर्डेड 5 मोर देन द नेक्स्ट विनर। तो कितना आपको पॉइंट देने हैं, थर्ड वाले को कितने पॉइंट्स मिलेंगे, टोटल पॉइंट 50 हैं। तो क्वेश्चन आप रीड कर लो जब तक एक बारी। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 लोगों को पॉइंट देने हैं, फर्स्ट आया उसको देने हमने, तो नीचे वाले को सबसे कम मिलेंगे ना, तो नीचे वाले को ए मिल गए सपोज करो, तो इसको कितने मिलेंगे, A+5। इसको कितने मिलेंगे, A+10, पिछले वाले से 5 ज्यादा, A+15। तो ये हमारा क्या हो गया, AP हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं, टोटल पॉइंट्स हैं 50। तो इनको ऐड करेंगे, यानी इन सारी टर्म्स को ऐड करेंगे, तो 4A प्लस फिर 5+10 15 और 15 30 इज इक्वल टू 50। तो 4A हो गया मेरा 20, A हो गया मेरा 5। तो इसमें पूछ रहा है कि थर्ड पोजीशन वाले को कितने मिलेंगे, तो 5+5 10 मिल जाएंगे, खत्म। इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, ऐसे ही एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द टाइम इंटरवल इज परसेंटेज राइज ऑफ पॉपुलेशन द सेम फॉर फॉलोइंग डेटा, कि किस ईयर के उसमें हमारा परसेंटेज राइज सेम है। तो 1970 से 80 के बीच में पॉपुलेशन मेरी 40,000 से हो गई 50,000। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 50,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो ये मेरा आ गया 25%। आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत आसान है ये। ऐसे ही 1980 से 90 के बीच में क्या हुआ, पॉपुलेशन मेरी 50,000 से कितनी हो गई, 60,000। तो क्या करेंगे, 60,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, ये मेरा हो गया 20%। ऐसे ही इससे अगले वाले में 1990 से 2000 के बीच में क्या होगा, 72,000 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय 60,000। तो ये भी 20% हो गई। तो आंसर मिल गया मेरे को, इन दोनों में 20% है, 1980 से 90 और 90 से 2000। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर हो गया मेरा बी। ठीक है, तो ये था दोस्तों, ब्रीफ था एक बहुत ही स्टैटिस्टिक्स का। इसको और कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, पर इतने क्वेश्चंस भी नहीं आने, और छोटा सा टॉपिक ये है, तो इतना ही समझना काफी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के तो यही समझ में आता है। तो कंप्यूटर्स का देख लेते हैं, फटाफट से ब्रीफ देख लेते हैं कि कंप्यूटर्स में कौन कौन से टॉपिक मैं आपको बताना भूल गया था जो पिछले पेपर्स में है, तो वो फटाफट कवर कर लेते हैं। तो पहला, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, जिसको पीएनपी भी कहते हैं, इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिटेक्ट एंड कॉन्फ़िगर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेरिफेरल्स एज वेल एज मोस्ट ऑफ द अडेप्टर्स। तो ये बेसिकली क्या है, जो आप जैसे कीबोर्ड है, यूएसबी कीबोर्ड होता है ना, जो यूएसबी माउस होता है, प्लग एंड प्ले, आपने कंप्यूटर चल रहा है उसमें लगाया और वो काम करना शुरू कर देता है, आपको कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये होते हैं प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, मतलब लगाओ और काम करो। तो ये बेसिकली पेन ड्राइव हो गया, जैसे एक एग्जांपल, पेन ड्राइव लगाई अपने चलते कंप्यूटर में और काम करना शुरू, सेव करना शुरू कर दो। तो इनको ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही डिटेक्ट कर लेता है उनको, डिवाइसेस को, और काम करने लग जाता है। ठीक है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रोसीजर कॉल्ड हॉट प्लगिंग और हॉट स्वैपिंग। तो हॉट स्वैपिंग इसे बोलते हैं। इसका एग्जांपल यूएसबी स्टिक्स या अदर कीबोर्ड हो गया, यूएसबी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर की यूएसबी होगी, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है। प्लग एंड प्ले डिवाइसेस वो होते हैं। ठीक है ना। हॉट स्वैपिंग क्या होता है कि उसको हमने जब पार्ट को रिप्लेस करना है कीबोर्ड को, तो चलते हुए पे लगा दो, कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए या शट डाउन करने की जरूरत नहीं होती। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हॉट स्वैपिंग, जो कि प्लग एंड प्ले डिवाइसेस के लिए यूज की गई है
टर्म्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल है, हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, यूएसबी। तो ये इनको चलते चलते कंप्यूटर में शट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, तो इसलिए इनको बोलते हैं हॉट स्वैपिंग। फिर है वेब ब्राउजर। इट इज एन एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट। वेबसाइट को चलाने के लिए आपको वेब ब्राउजर की जरूरत होती है, ठीक है। तो इट यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम ए पर्टिकुलर वेबसाइट, the browser retrieves its file from the web server and displays it on the user screen। तो बेसिकली इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट्स को करने के लिए एक्सेस, आपको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल क्या है? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब एग्जाम्पल है वेब ब्राउजर्स के। लास्टली फ्लिप फ्लॉप्स क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद इन टू स्टेबल स्टेट्स दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर बाइनरी डेटा। अब कंप्यूटर कौन से में काम करता है? डेटा में जीरो और वन की भाषा समझता है, जिसको हम बाइनरी डेटा कहते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, या तो वो जीरो स्टोर करता है या वन स्टोर करता है। तो मेमोरी में जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं बेसिकली इट इज इधर ऑन और ऑफ, इसको हम ऑन और ऑफ की टर्म्स में बोलते हैं। तो जो बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में चीज यूज होती है उसको फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। बस यही समझना है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ बेसिक एक्रोनिम्स पे, ठीक है, जिसमें कि बेसिक पूछ सकते हैं आपकी इस फुल फॉर्म क्या है। तो ये कुछ हमने डिस्कस करी थी कंप्यूटर के वीडियो में, जो हमने डिस्कस करा था। इसमें मैं कुछ और टर्म्स बता रहा हूँ जो वहां पे डिस्कस नहीं है। वहां जैसे हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में देखा था, एसएनटीपी, टीसीपी आईपी, ठीक है ना, पीपीपी, ये सारी हम ऑलरेडी डिस्कस कर रही हैं, वो रिपीट नहीं करूंगा। जो अलग से बच गई हैं वो बता देता हूँ। तो बायोस होता है आपका, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंप्यूटर स्टार्ट जब करते हो तो आपका बायोस लिखा आता है ना, तो ये वही चीज है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीडीएम है, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी थी पुरानी, इसको बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फिर है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। फैक्स की फुल फॉर्म होती है फैसिमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। फ्लोटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं फ्लॉप्स की फुल फॉर्म। और आईबीएम की फुल फॉर्म है, जो कंपनी है उसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। लास्ट देख लेते हैं और कौन सी बची है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन, ठीक है। OMR शीट होती है जो आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन बोल सकते हो उसे। यूपीएस होती है जो आपका पहले यूज होता था कंप्यूटर्स में, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये मॉनिटर्स को बोलते हैं वीडियो। और लास्टली DHCP प्रोटोकॉल, ये रह गई थी, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये सारी पूछी जा सकती हैं आपसे कंप्यूटर्स में। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम पूरी सीरीज का रादर। तो इंश्योरेंस के बारे में 3 स्लाइड के अंदर बेसिक डिफरेंस ही देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, बहुत आसान है, ठीक है। तो प्राइवेट और सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस का है, ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम देखेंगे, फिर प्राइवेट देखेंगे। तो सोशल में क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस इकोनॉमिक रिस्क एसोसिएटेड विद पुअर हेल्थ, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट बेसिकली प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो हमने सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हमने डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल वाले चैप्टर में, इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले में, वही चीज है बेसिकली ये, ठीक है ना। कि आपको जैसे वो है आपका आयुष्मान भारत प्रोग्राम, तो उसमें आपको 5 लाख का कवर मिलता है मेडिकल हेल्थ का, तो वो एक सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, पब्लिक सेक्टर आपको प्रोवाइड कर रहा है इंश्योरेंस, उसको हम सोशल बोलते हैं, ठीक है ना। पार्टिसिपेशन इन सोशल स्कीम्स इज मैंडेटरी, इसमें पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है। जो सारे के सारे आपको कवर्ड हो जाएंगे आयुष्मान भारत के अंदर लोग, इसके अंदर, ठीक है ना, जो भी कैटेगरी डिफाइंड है, तो इट इज मैंडेटरी, ठीक है। आपकी चॉइस नहीं है, आप हो जाओगे इसमें कवर अपने आप ही, अगर आप इसकी कैटेगरिया में आते हो। इट अलाउज बेनिफिट्स टू बी अवेलेबल टू ऑल, तो सबके लिए है, ये यूनिवर्सल है बेसिकली। प्राइवेट क्या है? दे आर डिजाइन टू ऑफर ग्रेटर कवरेज एंड कवरेज इज रेलेवेंट टू द कंट्रीब्यूशन मेड। जितने की पॉलिसी आप खरीदोगे उतने की आपको कवरेज मिल जाएगा। 10 लाख रुपए की खरीदोगे, 20 लाख की खरीदोगे, जितना ज्यादा आप करते रहोगे अपनी पॉकेट के हिसाब से, तो ये प्राइवेट इंश्योरेंस उतनी आप कवर ले सकते हो, ठीक है। पॉलिसी होल्डर इज फ्री टू चूज पॉलिसी टू सूट देयर पर्सनल बजट एंड इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स, की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल प्रेफरेंस। तो ये मैंडेटरी नहीं है, इंडिविजुअल के ऊपर है कि उसको लेनी है कि नहीं लेनी है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। हिंदी वाले छात्र यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। ये दो बेसिकली टाइप्स हैं इंश्योरेंस की, जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस जैसे नाम से पता है, कवर फॉर योर लाइफ, ठीक है ना, तो लाइफ का कवर है बेसिकली। एंड जनरल इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस के बाकी जो इंश्योरेंस है उनको हम कवर कर, उनको कह देते हैं हम जनरल इंश्योरेंस। तो दो तरीके की कंपनी होती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी।
ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस पहले जनरल देख लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस क्या क्या कवर करते हैं, लाइफ के अलावा जो जो भी इंश्योरेंस है, हेल्थ कवर, आपका हाउस की, घर की इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक टाइप है जनरल इंश्योरेंस के। और लाइफ इंश्योरेंस के क्या टाइप है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, पॉलिसी होल्डर इज इंश्योर फॉर ए फिक्स टाइम पीरियड। तो मतलब 1 साल के लिए आपने पॉलिसी ले ली, 1 साल के अंदर अगर आपको कुछ हो गया तो आपके नॉमिनीज को पैसा दे दिया जाएगा। तो ये होती है टर्म, फिक्स टर्म के लिए, 5 साल के लिए होगी तो ये होगी टर्म लाइफ। और होल लाइफ होगी मतलब कि पूरी लाइफ, जब तक आप जिंदा हो तब तक कवर्ड है, ठीक है। जब कुछ होगा तब आपकी फैमिली को मिल जाएगा। तो इसमें टर्म फिक्स्ड नहीं होती है। एक होता है एंडोनमेंट प्लान। इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट आल्सो एक्ट एज एन इन्वेस्टमेंट टूल एंड सर्वाइवल बेनिफिट आल्सो। इन पहली दो में क्या है कि अगर आपको कुछ होगा, कैजुअलिटी होगी, तभी आपको पैसा मिलेगा, आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा। एंडोमेंट प्लान में क्या होगा कि कैजुअलिटी होगी तब तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन अगर आप सर्वाइव भी कर रहे हो ना तो कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा पैसा इसमें से वापस। तो ये होता है एंडोमेंट प्लान, जिसमें कि क्या होते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट्स भी होते हैं। ऐसे ही एक और होता है यूनिट लिंक प्लान, इनको बोलते हैं यूलिप्स। ये बहुत फेमस है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमनली रेफर टू एज यूलिप, दीज प्लान्स प्रोवाइड ग्रोथ ऑफ मनी एज लाइफ। तो इसमें क्या होता है, लाइफ कवर भी मिलता है आपको, प्लस इसमें से कुछ पैसा ये इक्विटी मार्केट्स या कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, बॉन्ड्स में या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे कि जो उससे रिटर्न आता है वो भी आपको ये पास ऑन करते हैं। तो इसमें दो बेनिफिट है इसमें भी, इसमें लाइफ कवर भी मिलेगा और आपको ग्रो भी होगा आपका पैसा। तो इनको बोलते हैं यूलिप्स, ठीक है। तो इसको हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है ना, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हिंदी वाले छात्र। फिर लास्टली आता है फिक्स्ड बेनिफिट और फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन प्लान। तो फिक्स्ड बेनिफिट में क्या होता है, एम्प्लॉय आपको कहता है कि आप जब रिटायर होगे, एम्प्लॉयर जब आप रिटायर होगे तो मैं आपको एक हर महीने एक फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा। जैसे गवर्नमेंट में होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में होता है ना कि आप जब रिटायर हो जाते हो तो आपको हर महीने फिक्स्ड पेंशन मिलती रहती है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिक्स्ड बेनिफिट आपको देना। तो फिक्स्ड बेनिफिट मतलब फिक्स्ड आपकी पेंशन जो है वो फिक्स कर दी है। तो कंपनी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द रिटायर्ड एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसमें रिस्क किसका हो गया, एम्प्लॉयर का रिस्क हो गया। तो एम्प्लॉयर जो भी पैसा हर महीने कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है आपके पेंशन फंड में, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एम्प्लॉयर की। अब क्या होता है, पैसा हर महीने कटता है आपका पेन पीएफ का, वो पैसा वो रख के वेस्ट थोड़ी करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो अभी नहीं चाहिए, वो जब रिटायर हो गया तब उससे पेंशन देंगे आपको। तो वो जो पैसे को इन्वेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस केस में एम्प्लॉयर की होती है। और फिक्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयर कहता है मैं अपनी तरफ से हर महीने आपके फंड में जो भी परसेंटेज है, 10% या 8% जो भी है, मैं आपके पीएफ फंड में डालता रहूंगा, लेकिन उस पीएफ फंड को मैनेज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय की। आप अपनी मर्जी से कौन से फंड में उस पैसे को लगाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। तो ये फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉय कहता है कि मैं कंट्रीब्यूशन को फिक्स कर दूंगा, हर महीने क्या दूंगा मैं, लेकिन मिलेगा क्या रिटायरमेंट पे वो आपके ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा प्लान चूज किया है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो छोटा सा वीडियो था। मैंने एक एफर्ट करा था कि जो टॉपिक्स बच गए हैं उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता सकूं। आप आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा और आपको यूजफुल भी रहेगा आपके एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों ये सीरीज का लास्ट वीडियो था, मिलते हैं अब हम एग्जाम के बाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बहुत अच्छे से करना। और अगर पेपर गलती से मुश्किल भी आ जाए ना तो ये मत सोचना कि बहुत मुश्किल आ गया, और तो आप ये सोचना कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, अगर मेरे लिए मुश्किल है तो सबके लिए ही मुश्किल होगा। तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। पेपर मुश्किल नहीं आएगा, आसान ही आने की पूरी संभावना है जो पिछले ईयर के ट्रेंड देखेंगे तो दोस्तों मिलते हैं एग्जाम के बाद। हम जानेंगे पेपर के एनालिसिस करेंगे, उसकी कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे, उसके सॉल्यूशंस लाने की मैं आपके साथ कोशिश करूंगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, मिलते हैं एग्जाम के बाद। बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।